नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हिमाचल की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इस साल के शुरुआती 5 महीनों में 38 मर्डर, 150 रेप के केस दर्ज हुए हैं। अपहरण के 183 मामले दर्ज हुए हैं। हत्या के प्रयास के 26 मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के प्रति क्रूरता के 92 मामले दर्ज हुए हैं। यौन शोषण के 196 मामले दर्ज किए गए हैं। दंगे की धाराओं के तहत 130, चोरी के 309, सेंधमारी के 216, डकैती का 1 मामला और रॉबरी के 5 मामले दर्ज हुए हैं। खुद हिमाचल पुलिस की यह पूरी रिपोर्ट है जिसमें इन वारदातों का खुलासा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल की कानून व्यवस्था पर बड़ी खबर इस वक्त की। इस साल के शुरुआती 5 महीनों में 38 मर्डर, 150 रेप के केस दर्ज किए गए हैं। अपहरण के 183 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह से हत्या के प्रयास के 26, महिलाओं के प्रति क्रूरता के 92, यौन शोषण के 196, दंगे की धाराओं के तहत 130, चोरी के 309, सेंधमारी के 216 मामले दर्ज किए गए हैं। और हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट में खुद इस बात का खुलासा हुआ है कि हिमाचल की कानून व्यवस्था कैसी है। पिछले 5 महीनों में हिमाचल की कानून व्यवस्था कैसी रही है, हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट में बाकायदा इसका खुलासा हुआ है। देखिए, विपक्ष के नेता को जिम्मेवार होना चाहिए और उनका भी अपना कार्यकाल 5 साल का। ये छोटी जो घटना यहाँ शिमला में हुई है उसमें सरकार, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 यूनियन के बीच का एक झगड़ा है और इसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये इसको तुल ना दें। और ये एक इतनी बड़ी घटना नहीं है कि जिसको सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा जाए। सवाल ये है, लॉ एंड ऑर्डर वो था जब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी एग्ज़ाम कराओ, वो सारे पर्चे लीक हो जाते थे और बिक जाते थे और धंधा होता था। वो एक बहुत सीरियस मैटर था। जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ और प्रदेश का नाम खराब हुआ, देवभूमि का नाम खराब हुआ, चाहे पुलिस भर्ती की बात थी और किस प्रकार जो है हमीरपुर के अंदर सिलेक्शन बोर्ड का एक पूरा अड्डा जो है पेपर बेचने का अड्डा बन चुका था। ये बड़े गंभीर मसले थे। लेकिन जो बात जयराम जी कर रहे हैं उसके सरकार ने कार्रवाई की है। चंबा की जो घटना है उस पर सरकार का पूरा है कि बहुत जितनी इसकी निंदा की जाए उतने कम। तो हिमाचल की कानून व्यवस्था पर बड़ी खबर है और आपको बता दें कि हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट में खुद इस बात का बड़ा खुलासा हुआ और इसी पर हिमाचल की कानून व्यवस्था पर पिछले 5 महीनों की जो रिपोर्ट आई है इस पर और बातचीत करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जो खबर हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट में हुई है, पिछले 5 महीने का जो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई जो पूरी खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े जो है चौंकाने वाले हैं। हालांकि हर साल जब हिमाचल पुलिस के आंकड़े आते हैं उसमें भी देखिए काफ़ी निराशा होती है कि इस शांत प्रदेश में किस तरह की स्थिति है। हालांकि ये मामले दर्ज हुए हैं, अधिकतर मामलों में जांच चल रही है। आपको जानकारी है ही अब कि कन्विक्शन रेट कितना है और कितना जो है मुस्तैदी से काम करती है पुलिस। लेकिन ये हिमाचल में जब सरकार बदली है उसके बाद लगा कि कुछ हालात बदलेंगे, लेकिन ये आंकड़े जो पुलिस के आंकड़े हैं, ये किसी और के नहीं है, पुलिस के आंकड़े हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त है। और 5 महीनों के भीतर 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक की ये रिपोर्ट है और 151 दिनों के भीतर 38 लोगों का मर्डर हो जाना और 38 में से 11 महिलाएं हैं, ये पुलिस की रिपोर्ट बता रही है। अलग अलग हेड्स को लेकर जो है रिपोर्ट जारी होती है, विस्तृत रिपोर्ट पुलिस की जारी होती है। उसमें बताया जाता है कि किस तरह की स्थिति है। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं की बात करें तो इन 5 महीनों में 600 से ज़्यादा मामले प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। SC/ST एक्ट के तहत की कार्रवाई की बात करें तो 151 दिनों के भीतर 99 मामले जो है सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम IPC की जो अन्य धाराएं हैं और जो ये अलग अलग हेड है जिसमें रेप है, मर्डर है और उसमें हत्या को के लिए उकसाने का
प्रयास है, उसमें रॉबरी है, डकैती है, दहेज के प्रति अपराध का मामला है, एक मामला वो भी सामने आया है, और चोरी का मामला है। इन आईपीसी की धाराओं को अगर हम देखें, जो प्रदेश के अलग अलग थानों में जो मामले दर्ज हुए हैं, जो एफआईआर की संख्या वो 5000 से ज्यादा है। तो ये आंकड़ा बताता है कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति देखने को मिली है। हिमाचल पुलिस की जहां तक बात करें, इन आंकड़ों की बात करें, उससे पहले पिछले कल हमने देखा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी से एक जो है अपना बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा कि पिछले 6 महीने के दौरान जो प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल देखने को मिल रहा है, अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर। और ये आंकड़े थोड़ा सा चिंतित करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। और अभी जिस तरह से चंबा में जो नृशंस हत्याकांड सामने आया है, और अभी जिस तरह से प्रदर्शन प्रदेश में चल रहे हैं, और जो यहाँ शिमला में जो घटना सामने आई, 2 टैक्सी यूनियन के बीच विवाद का मामला है, तो बहुत सारी तस्वीरें पिछले 6 महीने के भीतर ऐसी निकल कर आई है जिसने जो है चिंता राज्य सरकार की बढ़ा दी है। और इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस को लेकर यह सवाल उठाया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिमाचल पुलिस का कोई प्रमुख अधिकारी नहीं है। डीजीपी छुट्टी पर चले गए हैं 1 महीने की, संजय कुंडू छुट्टी पर है 1 महीने की, लेकिन कार्यभार किसी भी अधिकारी को नहीं दिया गया, किसी एडीजी को भी कार्यभार नहीं सौंपा गया। तो ये सवाल जयराम ठाकुर ने उठाए हैं, और जो ये आंकड़े सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति को सुधारने की बहुत जरूरत है। इस शांत प्रदेश में इस तरह की स्थिति अपने आप में जो है कई सारे सवाल खड़े करती है। हालांकि राज्य सरकार से इस बारे में जब पूछा गया, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है, मीडिया सलाहकार है, प्रधान सलाहकार है नरेश चौहान, उन्होंने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और जो अभी तक मामले सामने आए हैं उसमें चंबा की घटना का भी जिक्र उन्होंने किया कि राज्य सरकार ने त्वरित और उचित कार्रवाई की है, और जो अन्य अपराध है उन पर भी जो है कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि थोड़ी सी लगाम जो है लगानी होगी। ये तो वही ज्यादातर मामले सामने आए जो पुलिस की रिपोर्ट में, जो आईपीसी की धारा के तहत जो अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। जी अब बिल्कुल रणबीर, जाहिर सी बात है कि ये आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं। पिछले 5 महीने के आंकड़े हैं। अब देखना है कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है, और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला टैक्सी यूनियन विवाद पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि क्षेत्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सभी क्षेत्र का समान महत्व है। सरकार हर वर्ग, क्षेत्र, जाति और धर्म के साथ मजबूती से खड़ी है और जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। 2 दिन पहले एक इशू हमारे जहन में लाया गया था, जिसमें शिमला शहर के अंदर जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चालक हैं, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था, और कुछ दिन से मीडिया के माध्यम से उसको क्षेत्रवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से अपनी बात को रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब और प्रदेश सरकार क्षेत्रवाद जैसी चीज को बिल्कुल भी प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे पांगी भरमौर है, सारे इलाके एक है, एंड वी स्टैंड यूनाइटेडली विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमारी जिम्मेवारी है कि प्रदेश के हर कोने के लोगों को पूर्ण तरीके से मजबूती प्राप्त करवाई जाए, उनको रोजगार के हर उपलब्ध प्राप्त जो है वो दिलवाए जाए, और मजबूती से हर क्षेत्र की आवाज को आगे ले जाने का प्रयास किया जाए। इसलिए इस विषय को जो हमारा जिला प्रशासन है वो जल्द से जल्द एसपी शिमला, डिप्टी कमिश्नर शिमला इस विषय को बैठकर सभी पार्टीज के साथ मिलकर सुलझाएंगे, और शांतिपूर्वक तरीके से इस विवाद को जो है वो सुलझाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी और हम सब
हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आज इस विवाद के ऊपर प्रदेश की जनता, सिरमौर की जनता और शिमला की जनता को कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। उधर शिमला टैक्सी यूनियन विवाद मामले में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिमला के पर्यटन कारोबार को आगे बढ़ाने में सिरमौर के लोगों का अहम योगदान है और सिरमौर के टैक्सी चालकों के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। तो हमारे ज़िला सिरमौर के टैक्सी यूनियन है, उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है और इस मसले को मेरी खुद भी एसपी शिमला से भी बात हुई है और जिला प्रशासन से भी मेरी बात हुई है और इसको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। मेरी मंत्रिमंडल में भी जो है मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कैबिनेट की मीटिंग में भी इसमें विस्तृत चर्चा हुई है। हम हिमाचल प्रदेश का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सोलन में शिमला की एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने योग सिखाने के बहाने युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया। कल शाम को हमारे पास पीड़िता ने एप्लीकेशन दी, कंप्लेंट करी और जिसने कि मनोज कुमार हैप्पी वर्मा जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है हैप्पी योगा एकेडमी कोटला नाला के पास, उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं कि ये भी योगा की वहाँ पे क्लासेस लगाती थी, ट्रेनिंग करती थी। ड्यूरिंग इन क्लासेस के दौरान जो है ये इस लड़की से जो है फिजिकली इसको अब्यूज़ किया है और इसकी कंप्लेंट में हमने योगा इंस्ट्रक्टर के खिलाफ मनोज कुमार के खिलाफ 376 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर दिया है और कल ही इसे मनोज कुमार को अरेस्ट भी कर दिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर रिमांड लिया जाएगा। तो खबरें और भी, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। बिक्रम सिंह ने प्रदेश की आर्थिक हालत को सरकार पर सवाल उठाए। प्रदेश सरकार रेवेन्यू जनरेशन की ओर चल रही है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर खासा फोकस है। पिछले दिनों जो आपके इन्वेस्टर्स थे जिनसे आपकी चर्चा हुई थी उनको भी बुलाया गया और आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया कि अगर पूर्व सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए होते तो शायद आज को थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन अधिक होता। निश्चित तौर से सरकार जो बोल रही है अच्छा होता कि सरकार उसके ऊपर काम करती। रेवेन्यू जनरेशन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल सिनेरियो में बात करना चाहता हूं। अगर आपको इतनी चिंता है कि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तो आप इतनी बड़ी फोर्स सीपीएस की, इतनी बड़ी फोर्स आप चेयरमैनों की ना लाते। रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? रेवेन्यू तभी बढ़ सकता है जिसमें हमारे खर्चे कम होंगे। खर्चे कम करने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी जरूरी थी वो तो इन्होंने की नहीं है। पिछले 6 महीनों में मुझे कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे ये लगे कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इन्होंने इंडस्ट्रिस्ट को बुलाया, इंडस्ट्रीज को बुलाने के बाद बातचीत की, बातचीत करने के बाद बातचीत खत्म हो गई। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तो हमने 30% उसको धरातल पे लेके आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर बनती है। और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर नजर आए, ये भी कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को वो फाइलें दोबारा पढ़नी चाहिए। हमने किसी को भी इस प्रकार की जमीन नहीं दी है। ये जमीन केवल और केवल स्पेशल पैकेज के अंतर्गत आ सकती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ अगर बनती होगी तो उसको स्पेशल पैकेज जो है वो दिया जा सकता है। और वो स्पेशल पैकेज केवल पिक एंड चूज से नहीं जाता, वो किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं दिया जाता। इसलिए वो केवल और केवल कुछ श्रेणियों के लिए होता है। वो श्रेणी तभी आती है जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत भारी होती है, वहां पर जमीन जो है वो सस्ते भाव पे दी जाती है। एचआरटीसी का जो बेड़ा है उस बेड़े में 3,000 से ज्यादा बसेज हैं। हमें क्रमबद्ध तरीके से बसेस को बदलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी हालत यह है कि आप वहां पे काम करने वाले ड्राइवर की तनख्वाह तो आप दे नहीं पा रहे, कंडक्टर की तनख्वाह आप दे नहीं पा रहे, टेक्निकल लोगों की तनख्वाह आप दे नहीं पा रहे, पेंशन की पेंशन नहीं दे पा रहे, और आप इलेक्ट्रिकल बसेस के पूरे बेड़े को चेंज करने की बात कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल बस आम बस से 4 गुना ज्यादा महंगी है। और जितनी बसेस की हमारी रिक्वायरमेंट है, वो बसेस की रिक्वायरमेंट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं है कि उतनी जल्दी हम बसेस को तैयार कर पाए। जो हमारे जमाने में बसेस लेनी थी वो अब आई हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धरातल के ऊपर जो चीजें नहीं आ रही हैं, हमारे पास जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नहीं है। जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो हम किस प्रकार से इतनी जल्दी में ग्रीन स्टेट बनाएंगे? मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर हमें पुनर्विचार करते हुए क्रमबद्ध तरीके से इस काम में लगना चाहिए। विक्रम जी, इससे पहले के 4 चुनाव लगातार हार चुकी है भाजपा। निश्चित तौर से मैं मानता हूं हम लोगों ने चुनाव हारा है। अगर हम लोग 4 चुनाव हारे हैं तो हमने अगला भी चुनाव हारा है, लेकिन इन चुनावों से हमने बहुत कुछ सीखा है और हम उस सीख से आगे बढ़ेंगे और 4 की 4 सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी पर विक्रम सिंह जहां एकदम पॉसिबल लगे और लगा कि जीत रहे हैं, और इसके अलावा प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट के ऊपर और पॉलिसीज के ऊपर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए। राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल में जगह जगह योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुल्लू, किन्नौर, नाहन, धर्मशाला और ऊना की तस्वीरें देख रहे हैं। सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोग योग अभ्यास करते नजर आए। बता दें कि इस बार योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान शामिल हुए और सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि योग भारतवर्ष की दुनिया को एक अनमोल देन है और इसका 5000 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास है।
पल न केवल अपने आप को बल्कि अनेकों लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वे आए और सब मिलकर योग को अपनाएं ताकि हर प्रकार के विकारों से मुक्ति कर सके। योग भारतवर्ष की दुनिया को एक अमूल्य देन है जिसका 5000 वर्षों का स्वर्णमय इतिहास है। योग का अर्थ जोड़ना है जो कि संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भावों का संयोग है जो मानव मन एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है। आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के आधिकारिक नोडल एजेंसी के रूप में योग एवं इससे जुड़े अन्य गतिविधियों का संचालन करते हुए हमेशा से बढ़ावा देते आ रहे हैं और आज का प्रदेश स्तरीय आयोजन भी इन्हीं के तत्वाधान में हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडी में योग किया। इस योग कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की स्वस्थ रहने की प्राचीन पद्धति को अपना रहा है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि भारत की प्राचीनता का डंका बज रहा है। भारत के लिए गर्व का विषय है कि 2015 में अमेरिका के यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि सब स्वस्थ रहे और स्वस्थ होने के साथ साथ में सब योगा करें। ये आज की आवश्यकता है और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रस्ताव जो मूव किया गया था जिसको सहजता से पूरे विश्व ने स्वीकार किया और 21 जून को विश्व योगा दिवस का एक बहुत बड़ा योगदान भारत की संस्कृति, भारत की जो सही मायने में जिसको बोल सकते हैं जो हमारी पुरानी एक पद्धति है स्वस्थ रहने की, उस दिशा में पूरे विश्व में एक सम्मानजनक स्वीकृति सभी देशों की ओर से जब मिली और आज बहुत उत्साह के साथ पूरा योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सब योगा करें, स्वस्थ रहें और सबकी शांति के लिए, सबके स्वस्थ रहने के लिए हम कामना करते हैं। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में योग का अभ्यास किया तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर में लोगों के साथ योग करते समय नजर आए। पीछे साइड वाइज ये ऐतिहासिक क्षण है। स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में आयुष विभाग की ओर से भी जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। धर्मशाला में जहां इसके लिए पहाड़ी पर स्थित प्राचीन कुणाल पथरी मंदिर परिसर को चुना गया, वहीं कांगड़ा में गगल एयरपोर्ट परिसर में भी उन लोगों के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया जो एयरपोर्ट में कार्यरत हैं। धर्मशाला में इस योग शिविर में शिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल ने जहां बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, वहीं एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। योगा शिविर में तमाम विभागों ने आला अधिकारी, कर्मचारी, आम लोग और एनसीसी कैडेट्स ने भी मौजूद रहे।
जून को एस्ट्रोनॉमिकली यदि हम बात करते हैं तो समर सॉल्स्टाइस का दिन होता है, यानी कि सबसे लंबा दिवस जो आज पूरे वर्ष भर में रहता है। और इसी के उपलक्ष्य पर जो इंटरनेशनल योगा डे है उसको आज के दिन चयनित किया गया है और भारत के आग्रह पर पूरे विश्व में यूएन की तरफ से इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा जो है वो कहा गया है। और इसी क्रम में आज ज़िला कांगड़ा के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर एक योगाभ्यास का जो एक ऑर्गेनाइजेशन किया मॉर्निंग में, और इसमें बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने सरल जो योगासन है, साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन को भी टच किया। और यहाँ पर जितने भी ज़िला स्तर के अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को अटेंड किया और इससे बहुत ज़्यादा लाभ मुझे पर्सनल लेवल पे भी फील हुआ कि इससे जो योगाभ्यास है हमें अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंटीग्रेट करना चाहिए और डेली इसका जो अभ्यास है वो हमें करना चाहिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।